जरूर से नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टीचर और आप देख रहे सोल्जर वॉइस। नेपाल की विनाशकारी बाढ़, कारण तबाही, जल विद्युत संकट और भारत की भूमिका। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आई अचानक विनाशकारी बाढ़ ने पूरे हिमालय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। कुछ ही मिनटों में पानी, बर्फ, चट्टानों और मलबे की तेज धाराओं ने गांव, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं बहा दी है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों सहित सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा बहुत संबंध रहा है नेपाल से। मैं 4 साल वहाँ पे रहा हूँ और जिस एरिया से ये आया उसके नीचे हम जा चुके हैं। दोस्तों, वहाँ का भ्रमण कर चुके हैं। पर शने जब भारी बारिश भी नहीं हो रही थी तब इतनी भयानक बाढ़ कैसे आई? नेपाल इससे कैसे उभरेगा और पड़ोसी भारत की क्या भूमिका रहेगी नेपाल को मदद करने में? जैसे आज से पहले भी भारत मदद करता आया है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे और कुछ आपदा हो। ये बाढ़ कैसे आई? दोस्तों, प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन के अनुसार ये सामान्य मानसूनी बाढ़ नहीं थी। नेपाल तिब्बत सीमा के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा अचानक टूटकर गिरा। इस आइस रॉक अवलांचे ने नदी या हिमनदीय जलप्रवाह में जबरदस्त उथल पुथल पैदा कर दी। शुरू में 4.4 तीव्रता के भूकंप की आशंका जताई गई थी, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दर्ज हुआ कंपन संभवतः विशाल हिमखंड और भूस्खलन के गिरने से उत्पन्न हुआ था, किसी भूकंप से नहीं। भूकंप को बाढ़ का निश्चित कारण नहीं माना गया है। बर्फ, चट्टान, मिट्टी और पानी की धारा ढलान वाली सक्रिय घाटियों से बहुत तेज गति से नीचे आई। ये मलबा सामान्य पानी जैसा नहीं था, बल्कि गीले सीमेंट की तरह भारी और विनाशकारी था। भोटेकोसी से शुरू हुआ प्रभाव त्रिशूली नदी प्रणाली तक फैल गया। इसके पीछे बड़े कारण क्या है? दोस्तों, पहला कारण हिमालय का तेजी से गर्म होना है। बढ़ता तापमान ग्लेशियरों को अस्थिर कर रहा है और बर्फ तथा चट्टानों को जोड़कर रखने वाली जमी हुई भूमि कमजोर हो रही है। दूसरा, खड़ी ढलानों और सक्रिय घाटियों के कारण पानी और मलबे की गति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, तीसरा, ग्लेशियर के नीचे या पीछे जमा पानी अचानक अवरोध टूटने पर नीचे आ सकता है। चौथा, नदी घाटियों के अत्यंत निकट सड़कें, गांव, पर्यटन केंद्र और जल विद्युत परियोजनाएं बनाए जाने से नुकसान का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन इस प्रकार की घटनाओं को जोखिम बढ़ाता है, लेकिन इस विशेष दुर्घटना के अंतिम कारण की पुष्टि विस्तृत वैज्ञानिक जांच के बाद ही होगी। दोस्तों, कि क्या कारण था, ये हमारे आकलन है। जान माल का नुकसान कितना हुआ है? दोस्तों, 27 अगस्त की सुबह तक प्रातः अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में नेपाल में 157, तिब्बत क्षेत्र में 3 लोगों की मृत्यु की सूचना थी। सैकड़ों लोग लापता हैं। भारतीय तीर्थयात्री और पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े अलग अलग हैं, इसलिए अंतिम संख्या बचाव अभियान और पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। नेपाल के रसवा, नुवाकोट, धादिङ और आसपास के क्षेत्रों में बस्तियां बह गई। प्रारंभिक नेपाली सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 19 वाहन योग्य पुल और करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। संचार लाइनें टूटने और बिजली बंद होने से बचाव कार्य कठिन हो गया है। वहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा सीमा मार्ग और केरुंग रसुवागढ़ी व्यापार संपर्क भी प्रभावित हुआ है। इससे नेपाल चीन व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। जल विद्युत परियोजना पर प्रभाव। दोस्तों, नेपाल अपनी बिजली के लिए मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर, यानी हाइडल पावर के ऊपर। बाढ़ से रसवा क्षेत्र की 5 चालू और 3 निर्माणाधीन कुल 8 परियोजनाएं प्रभावित बताई गई है। दोस्तों, जो 3 निर्माणाधीन है उसमें इंडियन कंपनी ही काम कर रही है। दोस्तों, रसवागढ़ी, चिली में त्रिशूली 3A, त्रिशूली 3B, हब सब स्टेशन, त्रिशूली और देवी घाट जल विद्युत केंद्रों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण ढांचा प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्टों में करीब 430 मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की बात कही गई है। बिजली परियोजनाएं कैसे बहाल होंगी? इन परियोजनाओं को तुरंत पूरी क्षमता पर चालू करना संभव नहीं होगा। बहाली कई चरणों में करनी होगी इसकी। सबसे पहले नदी में दूसरी बाढ़, अस्थिर चट्टानों, नए भूस्खलन का खतरा जांचा जाएगा। इसके बाद मलबा हटाकर कर्मचारी और मशीनों के पहुंचने के लिए अस्थायी सड़कें और पुल बनाए जाएंगे, बिल्कुल सड़कें भी टूट चुकी है, 42 किलोमीटर लंबी। दूसरे चरण में सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और स्थानीय वितरण व्यवस्था को बहाल करके आवश्यक सेवाओं को बिजली दी जाएगी। तीसरे चरण में
बांध, सुरंग, इनटेक, टरबाइन और पावर हाउस का तकनीकी परीक्षण होगा। जिन परियोजनाओं को मामूली नुकसान हुआ है वे कुछ सप्ताह महीनों में चल सकती है, लेकिन बह गए या संरचनात्मक जिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से क्षतिग्रस्त जो पावर स्टेशन थे उनके पुनर्निर्माण में कई वर्ष लग सकते हैं। नई परियोजनाओं में ऊंची सुरक्षा दीवारें, अतिरिक्त जल निकासी, स्वचालित जल स्तर सेंसर, ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग और सीमा पार प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करनी होगी हमें इन सभी पावर स्टेशंस के ऊपर। नेपाल की सहायता कौन करेगा? गरीब कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है हमारा, देखा हमने वहाँ का हाल। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, रेड क्रॉस और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में लगे हैं। चीन ने तिब्बत की ओर बचाव दल तैनात किए हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की है। नेपाल ने भारत और चीन दोनों से सहयोग मांगा है। पुनर्निर्माण के लिए नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, परियोजना कंपनियों और बीमा संस्थाओं के साथ विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से सहायता ली जा सकती है। भारत की भूमिका क्या रहेगी उसमें? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से लगभग 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है और आवश्यकता पड़ने पर C-17 विमान तथा NDRF की टीमें भी उपलब्ध रखी गई है, कभी भी जा सकती है मदद के लिए। वहाँ भारतीय दूतावास प्रभावित भारतीयों की पहचान और वापसी में सहयोग कर रहा है। भारत नेपाल और हेलीकॉप्टर, चिकित्सा दल, राहत सामग्री, सैटेलाइट चित्र, संचार उपकरण, अस्थायी पुल और बिजली ढांचे की मरम्मत में तकनीकी सहायता दे सकता है। नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, नेपाल केवल भारत का पड़ोसी नहीं है बल्कि इतिहास, संस्कृति, धर्म और खुले सीमा संबंधों से जुड़ा निकट मित्र भी है। इस संकट में भारत का दायित्व सिर्फ राहत सामग्री भेजना नहीं बल्कि नेपाल के पुनर्निर्माण, सुरक्षित जल विद्युत विकास और हिमालय पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना में दीर्घकालीन साझेदारी बनना है। यह त्रासदी स्पष्ट चेतावनी है दोस्तों। हिमालय में विकास आवश्यक है, लेकिन प्रकृति की सीमा और वैज्ञानिक सुरक्षा की उपेक्षा विनाशकारी हो सकती है। नेपाल के पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। जय हिंद।